विनय जी को नमस्कार। विनय जी सारे लिंक डाल देंगे आप कमेंट बॉक्स में। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरा फेसबुक फ्रेंड लिस्ट फुल हो चुका है, तो मैं आपको कमेंट बॉक्स में लिंक डाल रहा हूं ताकि आप उनसे मुझसे कनेक्ट हो सके। जितेंद्र जी को नमस्कार, चंदन गुप्ता को नमस्कार, और लोग भी जल्दी से जल्दी जुड़ जाएं क्योंकि मैं लाइव आ चुका हूं। आज का जो लाइव है वो चुनावी सीरीज है, और आज खासकर मैं आपको एक संकेत देना चाहूंगा कि किस तरफ आपको वोटिंग करना है, क्योंकि मतदाता जो शिवहर के मतदाता हैं वो काफी कंफ्यूज हैं। तो जो वहां वो और कंफ्यूजन की स्थिति उनके बीच है उसको दूर करने की कोशिश करूंगा आज, इसलिए ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़े और इसको शेयर करिए। मैं अपने टेक्निकल टीम के हेड से कहूंगा कि आप इसको ज्यादा से ज्यादा ग्रुप में शेयर कर दें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ पाए। चलिए मैं अपना लाइव सीरीज, चुनावी लाइव सीरीज अब शुरू करता हूं। सभी बड़े बुजुर्गों को चरणों में स्पर्श, छोटों को शुभ आशीर्वाद, और सारे युवा दोस्तों, भाइयों बहनों को मेरा नमस्कार, और जो भी माताएं बहनें जुड़ी हुई हैं उनको भी मेरा नमस्कार। जैसा कि मैंने आपको वादा किया था कि चुनावी लाइव सीरीज है और इसमें चुनाव से संबंधित ही बात कर पाऊंगा मैं। भ्रष्टाचार से संबंधित बातें 3 नवंबर के बाद होंगी। दोस्तों मैं पिछले 14 तारीख को लाइव नहीं आ चुका, क्योंकि लाइव नहीं आ सका। इसका मुख्य कारण ये रहा कि 16 तारीख को नामांकन की अंतिम तिथि निर्धारित थी, जिसमें कई और जो प्रत्याशी थे उनका नामांकन होना था, तो मुझे तस्वीर नहीं क्लियर था, तो मैंने उसको पोस्टपोन किया। आज मैं लाइव हूं आपके बीच। सबसे पहले मैं आज की लाइव की शुरुआत मैं अपने द्वारा लिखित एक छोटी कविता से शुरू करना चाहूंगा। कृपया सुने, अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसकी प्रशंसा करेंगे, हमें उत्साहित करने की कोशिश करें। हाँ मैं मजबूत विपक्ष हूं, कविता का जो शीर्षक है, हाँ मैं मजबूत विपक्ष हूं। लोगों को जगाने आया हूं, लोगों को जगाने आया हूं, पत्रकार का रोल निभाने आया हूं। हाँ मैं मजबूत विपक्ष हूं। लोकतंत्र को बचाने आया हूं, लोकतंत्र को बचाने आया हूं, विपक्ष का रोल निभाने आया हूं। हाँ मैं मजबूत विपक्ष हूं। भ्रष्टाचार को मिटाने आया हूं, भ्रष्टाचार को मिटाने आया हूं, आपको अपना आप आपको आपका अधिकार दिलाने आया हूं। हाँ मैं मजबूत विपक्ष हूं। दोस्तों ये कविता बहुत लंबी है, लेकिन मैं इसकी कुछ पंक्तियां आपके सामने प्रस्तुत किया हूं, और आपको अच्छा लगे तो आप मुझे बताएं कमेंट बॉक्स में। हाँ मैं कविता की शीर्षक है, हाँ मैं मजबूत विपक्ष हूं। दोस्तों मैंने बार बार कहा, मैं किसी पार्टी का प्रवक्ता नहीं, ना ही मैं किसी पार्टी का सदस्य हूं। मैं एक मजबूत विपक्ष का रोल निभाने आया हूं और वही निभाता रहूंगा। मैंने आपको बताया, मैं हर समय, ये भी स्थिति हर समय आपको आपके समाज में, प्रशासन में चल रही जो गलत स्थितियां हैं, परिस्थितियां, उसके खिलाफ आवाज बुलंद करता रहूंगा। आपके साथ अगर अन्याय होता है तो आपके साथ खड़ा रहूंगा, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाता रहूंगा और न्याय के पक्ष में हमेशा खड़ा मिलूंगा। इसलिए मैं मजबूत विपक्ष हूं, और उसी से मिलती जुलती ये कविता थी। अब आते हैं, हम चुनाव से संबंधित बात करते हैं। आज जैसा कि आप जानते हैं, चुनाव के मैदान में बहुत सारे प्रत्याशी खड़े हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन जो वर्तमान विधायक हैं, जो निवर्तमान विधायक जो शरफुद्दीन है, उससे संबंधित बातें बहुत सारी आपके बीच रखी जाएगी, परोसी जाएगी। मैं आपको बताना चाहूंगा, जब ये कोरोना काल शुरू हुआ तो इस कोरोना कालखंड में आपने देखा दोस्तों, किस तरह से प्रवासी मजदूरों को असहनीय दर्द और पीड़ा झेलना पड़ा। जिस तरह से प्रवासी मजदूर भूखों मर रहे थे, राशन की कमी थी, वो राशन के लिए दर-दर भटक रहे थे। सरकार उनको राशन मुहैया कराने में सक्षम नहीं हो पा रही थी। वो प्रवासी मजदूर जो बिहार से ताल्लुक रखते हैं, मैं उनकी खासकर बात करना चाहता हूं।
मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि किस तरह से प्रवासी मजदूर अपने घर को आने के लिए तरस रहे थे और अपने घर नहीं आ सकते थे। इसका कारण था कोरोना कालखंड में जो ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था थी वो पूरी बंद कर दी गई थी। लोग साइकिल पे चढ़ के, लोग ट्रकों में भर के किसी तरह चोरी छुपे और भूख और पीड़ा सह के किस-किस तरह अपने घर पहुंचे। इस समय को नहीं भूलना है। इस समय को याद रखना है आपने और वोट करते समय इस बात को ध्यान में रखते हुए आपको अपना मतदान करना है। आपको ये देखना है कि किस तरह एक तो आपको विवश किया जाता है कि आप बाहर जाएं, कमाएं, अपनी रोजी-रोटी की तलाश करें। शिक्षा के लिए आपको बाहर जाना पड़ता है, स्वास्थ्य के लिए अपने अच्छे इलाज के लिए आपको बाहर जाना पड़ता है, फिर रोजगार और रोटी के लिए आपको बाहर जाना पड़ता है। तो ऐसी सरकार का क्या फायदा, जो सरकार आपको ना तो सही शिक्षा की व्यवस्था कर पाती, ना ही सही स्वास्थ्य की व्यवस्था कर पाती और हर चीज के लिए आपको बाहर जाना पड़ता है और आपको मजबूर किया जाता है प्रवासी बनने के लिए। ऐसी व्यवस्था में हम जी रहे हैं, ऐसी व्यवस्था में हम जीने को मजबूर हैं और ऐसी व्यवस्था की पीड़ा और दर्द को हमने इस कोरोना कालखंड में सहा है। दोस्तों, मैं आपको सिर्फ याद दिलाना चाहता हूं उस कोरोना कालखंड को और आप उस कोरोना कालखंड की पीड़ा और दर्द को एहसास करते दिल में आपको पता है जो पब्लिक है उसकी याददाश्त काफ़ी कमज़ोर होता है, बहुत जल्दी बातें उनके दिमाग से उतर जाती हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं उस कोरोना कालखंड की पीड़ा को, दर्द को। कई जो स्त्रियाँ थी प्रेग्नेंट लेडीज़ उन्होंने बच्चों को जना है, कितने जानें चली गई हैं, कितने लोग मरे हैं, इन सब पीड़ा और असह पीड़ा और दर्द को लोगों ने प्रवासी लोगों ने जो बिहार से ताल्लुक रखते हैं, लोगों ने सहा है। और इस दर्द को याद रखते हुए आपको मतदान में जाना है। मैं आपको बताता हूं कि इस आपदा में भी लोगों ने अवसर का तलाश किया है। आपके डीएम ने इस सरफुद्दीन के इशारे पे 69 लाख का घोटाला किया। आपको बताऊं 11,500 प्रवासियों के लिए 600 रुपए का सामान जो बाल्टी, मग, दरी, मच्छरदानी, धोती, लुंगी ये सब जो देना था 600 रुपए का सामान, उस सामान में भी 69 लाख का घोटाला इस सरफुद्दीन विधायक के इशारे पर किया गया। दोस्तों, मैं ये नहीं कहूंगा कि आपको किसको चुनना है, ये आपका अधिकार है। मैं इसमें सेंध नहीं लगाना चाहता या आपके अधिकार को मैं हड़पना नहीं चाहता। आपका अधिकार है, आप स्वतंत्र हैं अपने अधिकार का इस्तेमाल करने के लिए। लेकिन किसे नहीं चुनना है, ये बताना मेरा फर्ज है और वही फर्ज निभाने के लिए आज मैं इस चुनावी लाइव सीरीज में आपके सामने दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं इंदिरा आवास योजना जिसका अब नया नाम प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण है और प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी है। आपको बताऊं प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में 30,000 रुपए का रिश्वत और कमीशन और दलाली अफसरों के द्वारा लिया जाता है। किसके इशारे पे? इस सरफुद्दीन विधायक के इशारे पे। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में 50,000 से लाख रुपया घोटाला कमीशन और दलाली लिया जाता है। किसके इशारे पे? इस सरफुद्दीन विधायक के इशारे पे। अंशुमान नंदन सिंह किसके इशारे पे ये घोटाला कर रहा है? ये विजय पांडे किसके इशारे पे घोटाला कर रहा है? अगर विधायक चाह ले तो एक भी घोटाला नहीं होगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि 52 करोड़ का घोटाला इस नगर पंचायत में हुआ। इसके इशारे पे ये घोटाला हो रहा है। नगर पंचायत की एक भी सड़कें चलने की स्थिति में नहीं है। जगदीश नंदन पथ जो आपने देखा है स्विमिंग पूल में कन्वर्ट हो चुका है। जगदीश नंदन पथ की नारकीय स्थिति मैं समझता हूं शिवहर पूरे जिला में किसी से भी छुपा नहीं है। एक भी सड़क चलने की स्थिति में नहीं है। आखिर कौन जिम्मेदार है? इस सरफुद्दीन विधायक के अलावा और कोई जिम्मेदार नहीं है। ये जितने भी ऑफिसर और जितने भी नगर पंचायत अध्यक्ष या वार्ड मेंबर कमीशन खोरी, घोटालाखोरी और दलाली करते हैं और भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, इसका मुख्य कारण ये सरफुद्दीन विधायक है। दोस्तों इस बात को आपने नहीं भूलना है कि जितने भी स्वास्थ्य केंद्र हैं वो सुचारू रूप से नहीं चल रहा है। जितने भी चाहे वो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो, हर प्रखंड स्तर पे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मैंने आपको बताया, उप केंद्र हैं या फिर हेल्थ सेंटर्स जो भी हैं, सदर हॉस्पिटल हैं, जिन सबकी दयनीय और जर्जर स्थिति के लिए कौन जिम्मेदार है? आपने देखा है किस तरह मातृ एवं शिशु हॉस्पिटल में किस तरह सदर हॉस्पिटल में पानी लबालब भरा रहा बारिश के मौसम में।
पेशेंट और मरीज वहां तक नहीं पहुंच पाए। आज भी सदर हॉस्पिटल की ये स्थिति है जिसमें दवाइयों की कमी है। आखिर इसके लिए कौन जिम्मेदार है? ये सरफुद्दीन विधायक, ये चोर विधायक जिम्मेदार है। और इसको हराना और इसको हार का मुंह दिखाना ये आपकी जिम्मेदारी है। और इस वोटिंग करते टाइम आपको ये इस बात का ध्यान रखना है। दोस्तों, मैं सिर्फ आपको याद दिलाने का काम कर रहा हूं। जनता की याददाश्त बहुत कमजोर होती है, बहुत जल्दी वो बातों को भूल जाते हैं। छोटे-छोटे लालचों में नहीं आपको पड़ना है। आपको वोटिंग करना है अपने बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए। आपका भविष्य तो खराब कर ही दिया इन लोगों ने। क्या आप चाहते हैं आपके बच्चे भी उसी तरह प्रवासी मजदूर बने और वही दर्द और पीड़ा सहे जो आप लोगों ने इस कोरोना कालखंड में सहा है? अगर नहीं, तो आपको इस विधायक को वोटिंग नहीं करना है। इस चोर विधायक को कान पकड़ के इस विधानसभा से बाहर करना है। ये आपकी जिम्मेदारी है दोस्तों। मैं सिर्फ आपको याद दिलाने का काम करता हूं। शौचालय में घोटाला हुआ, इससे छुपा नहीं है। करोड़ों का घोटाला हुआ है शौचालय। और ये जिला परिषद अध्यक्ष जो चेयरमैन है नीलम देवी, किसके इशारे पे इतना बड़ा घोटाला किया? इस घोटाले में संलिप्त कौन है? ये चोर विधायक सरफुद्दीन है। इस विधायक ने करोड़ों का घोटाला किया है, ये आपके सामने जग जाहिर है। 2 चिमनी से आज ये 5 चिमनी का मालिक हो गया। आखिर कहां से इतने पैसे आए इसके पास? है कोई पूछने वाला? है कोई इसकी जानकारी रखने वाला? कोई व्यक्ति इसकी जानकारी इसलिए हिम्मत नहीं जुटा पाता, ये सबको धमकियां देता है, सबको झूठे केसों में फंसाता है। और किस तरह झूठे केसों में ये मिसौडा कांड आपके सामने स्पष्ट रूप से है, आप देख सकते हैं। मिसौडा कांड में जब लोगों ने इसके खिलाफ आवाज उठाया, आवाज बुलंद किया, तो लोगों को झूठे मुकदमे में फंसाकर जेल के अंदर 16 दिन बेनीपट्टी जेल में रखवाने का काम किया है इसने बहू बेटियों की इज्जत पर प्रशासन के द्वारा हाथ फिरवाया है। तो ऐसे गिरे हुए विधायक को हार का मुंह दिखाना, इसे कान पकड़ के शिवहर के विधानसभा क्षेत्र से बाहर निकालने का काम ये आप युवकों को करना है, आप जनता को करना है। ये सब आपकी जिम्मेदारी है। दोस्तों, मैं आपको दूसरी बात और बताना चाहता हूं। और भी अन्य घोटाले आप देखते हैं किस तरह से शिवहर में अफसरशाही व्याप्त है। हर बात में आपसे दलाली मांगा जाता है, चाहे वो कर्मचारी दफ्तर में चले जाएं, किसी भी दफ्तर में आप जाएं, आपका काम आसानी से नहीं होता। लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी काम नहीं करता। कोई भी दफ्तर में काम नहीं हो रहा है तरीके से। हर बात के लिए आपको दलाली और रिश्वतखोरी। आखिर ये कौन जिम्मेदार है? इसके लिए ये सरफुद्दीन विधायक जिम्मेदार है। अगर ये चाह ले तो कोई भी गलत काम नहीं हो। डीएम और लक्ष्मण पटेल ये दोनों मिलकर शिवहर जिला में दलाली और रिश्वतखोरी का काम कर रहा है। आखिर इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसके लिए ये सरफुद्दीन विधायक जिम्मेदार है। और इसको हार का मुंह दिखाना ये सब आपकी जिम्मेदारी है। दोस्तों, मैं बहुत सारी बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं। ये बैंक में आप चले जाइए, आपको केसीसी लेना हो, किसी तरह का लोन लेना हो, आपको लोन बिना कमीशन के, बिना रिश्वतखोरी के नहीं दिया जाता है। इसका कारण आप जानते हैं कौन है? इसका कारण और इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आपका ये विधायक सरफुद्दीन है। अगर ये विधायक चाह ले और तो डीएम भी सख्त हो जाएगा। अगर ये विधायक चाह ले तो प्रशासन सख्त हो जाएगा। अगर ये विधायक ईमानदार हो तो हर ऑफिसर ईमानदार हो जाएगा। अगर ये विधायक ईमानदार हो तो आपका बैंक में काम बिना रिश्वतखोरी के होगा। लेकिन ये पंचायत समिति स्तर हो, चाहे जिला परिषद स्तर हो, चाहे पंचायत स्तर हो, हर स्तर पर आपने देखा है किस तरह घोटाले की एक झड़ी लगी हुई है। जॉब कार्ड आप देख लें, फर्जी जॉब कार्ड बने हुए हैं। फर्जी जॉब कार्ड बनाया गया। ये डीडीसी इसके इशारे पे काम करता रहा। आपने देखा डीडीसी इस सरफुद्दीन के इशारे पे गलत जॉब कार्ड, फर्जी जॉब कार्ड, मनरेगा में घोटाला, किस तरह से इसने जल जीवन हरियाली में घोटाला किया, किस तरह से सड़कों को कागज पे बनाया गया है, ये सब आपसे छुपा नहीं है। आपने देखा है कितने विशाल स्तर पे, कितने व्यापक स्तर पर शिवहर में भ्रष्टाचार व्याप्त है। लेकिन मुझे बहुत दुख होता है कि इस भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने वाला एक भी प्रत्याशी नहीं है शिवहर में। और मैं आपको बताऊं कि कोई भी प्रत्याशी जो शिवहर में ये बात कहे, अपने मैनिफेस्टो में लेके आए और ये बात बोले कि मैं शिवहर से भ्रष्टाचार को मिटा दूंगा, तो मेरा समर्थन उसको है। मैं आपको आह्वान करता हूं कि जो भी प्रत्याशी इस बात का दावा ठोकता हो और इस बात को ठोक के कहता हो कि मेरे जीतने के बाद शिवहर से भ्रष्टाचार समाप्त होगा, मैं उसको समर्थन देता हूं। और मैं आप सबको आह्वान करता हूं कि ऐसे प्रत्याशी को समर्थन दें। लेकिन ऐसे प्रत्याशी को भी आपको समझना है जो सिर्फ झूठा वादा करता हो और काम ना करे। ऐसे प्रत्याशियों को भी आपको ध्यान रखना है।
ऐसे प्रत्याशी को आपको मतदान नहीं करना जो आपसे वोट लेने के लिए झूठे वादे करे। वैसे जनता बहुत समझदार है, मैं जानता हूं कि पब्लिक समझदार बहुत है। और कई लोग ऐसे हैं जो ईमानदारी, भ्रष्टाचार हटा के और ये दिखाते हैं कि भाई मैं भ्रष्टाचार हटा दूंगा, लेकिन मुझे पता है उनकी कैपेसिटी नहीं है, वो दलाली करते हैं, दाढ़ी पकड़ते हैं, मुंह पकड़ते हैं, पैरों में हाथ लगाते हैं। उनमें इतनी हिम्मत नहीं है, इतना जज्बा नहीं है कि वो सिवर से भ्रष्टाचार को मिटाने में कामयाब हो। उनमें क्षमता नहीं है, वो क्षमता नहीं है, फिर भी वो प्रत्याशी बने घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, खुद ही भ्रष्टाचारी हैं, खुद ही किसी तरह रिश्वतखोरी में संलिप्त हैं और तरह-तरह के भ्रष्टाचार में उनका नाम है। तो ऐसे-ऐसे व्यक्तियों को भी आपको समझने की ज़रूरत है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी बकरी शेड निर्माण और चबूतरा निर्माण में आपने देखा किस तरह घोटाला हुआ है। बकरी शेड के नाम पर लाखों रुपए मुखिया ने कमाए हैं। लाखों रुपए जनप्रतिनिधियों ने कमाए हैं। आपने देखा है किस तरह से नल जल योजना में घोटाला हुआ। अभी हमारे पास बसंत जगजीवन से खबर आ रही थी कि वहाँ अभी तक पानी चालू नहीं हुआ। नलें लगा दी गई हैं, लेकिन अभी तक उस नल में पानी नहीं आ रहा है। ये सब व्यवस्थाएँ, कुव्यवस्था जो आप देख रहे हैं, इसके लिए आखिर कौन ज़िम्मेदार है? इसके लिए ये विधायक ज़िम्मेदार है। अगर विधायक, मैं मानता हूँ, देखिए मैं ये नहीं कहता हूँ कि सांसद ज़िम्मेदार नहीं है, मैं मानता हूँ, लेकिन ये उचित समय नहीं है सांसद के खिलाफ आवाज़ उठाने का। सांसद के खिलाफ आवाज़ उठाने का काम इस इलेक्शन के बाद मैं करूँगा, ये मेरा वादा है। रमा देवी के खिलाफ भी मैं वो आवाज़ उठाऊँगा। अगर मैं विधायक के खिलाफ आवाज़ उठाता हूँ, तो आप क्या समझते हैं मैं रमा देवी के खिलाफ आवाज़ नहीं उठा सकता? मैं उसके खिलाफ भी आवाज़ उठाऊँगा, लेकिन ये उचित समय नहीं है। मेरा ध्यान अभी सिर्फ विधानसभा के चुनाव पे केंद्रित है और इसलिए मैं उस चुनाव को लेकर मैं एक-एक चीज़ को चरणबद्ध तरीके से ठीक करना चाहता हूँ। पहले विधानसभा ठीक हो जाए, इसके बाद पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद ये ठीक हो, इसके बाद सांसद का इलेक्शन है, इसके बाद लगातार आवाज़ उठाई जाएगी इनके खिलाफ। इन्होंने विकास का नाम क्या किया है? उनका भी घोटाला है, ओडीएफ घोटाला जो उन्होंने किया है, वो सबके सामने है, जग जाहिर है और मैं इसके खिलाफ लगातार आवाज़ उठाता रहूँगा। मैं किसी भी उस भ्रष्टाचारी को नहीं छोड़ने वाला, हर के खिलाफ मैं लगातार आवाज़ उठाता रहूँगा और ये काम मेरा जारी रहेगा और आप लोगों का सिर्फ आशीर्वाद बना रहना चाहिए, आप लोगों का सिर्फ साथ बना रहना चाहिए। मैं परिवर्तन शिविर में बहुत जल्दी आपको दिखाऊँगा, वो परिवर्तन के लिए मैं वचनबद्ध हूँ, उस परिवर्तन को लाने के लिए मैं लगातार प्रयासरत हूँ और लगातार प्रयत्नशील रहूँगा, ये मेरा वादा है। दोस्तों, मैं आपको बहुत सारे घोटाले के बारे में बात करना चाहता हूँ। अब आप देखेंगे ये खनन घोटाला, अवैध खनन का काम, ये बालू और रेत के अवैध खनन का काम लगातार चल रहा है। आप चाहे बेलवा में जाएँ, बेलवा में अवैध खनन लगातार रेतों का किया जा रहा है। पिपराड़ी पुल के नीचे आ जाए, अवैध खनन रेतों का लगातार किया जा रहा है। आप चाहे डुबा पुल के नीचे आ जाए, वहाँ भी अवैध खनन लगातार चालू है। इन अवैध खनन को रोकने का काम जिम्मेदारी प्रशासन का है, लेकिन आपको बता दूं, आपको आश्चर्य होगा जानकर कि इस अवैध खनन में इस विधायक का मुख्य हिस्सेदारी है। इस विधायक का ट्रैक्टर और जेसीबी, जिसका पिक्चर भी मैं अपने फेसबुक पे अपलोड कर चुका हूँ, उसमें आप क्लियर देख सकते हैं कि किस तरह पिपराड़ी पुल के नीचे इसका जेसीबी और इसका ट्रैक्टर अवैध रेतों और बालुओं के अवैध खनन में लिप्त था और मैंने इसका फोटो भी अपलोड किया, आप देख सकते हैं। तो जो अवैध काम करने का खुद काम विधायक कर रहा है, और आपको बताऊं विधायक स्मगलिंग में भी लिप्त हैं, विधायक स्मगलिंग का भी काम कराते हैं। मैं आपको बताऊं, विधायक का काम गर्मिया से स्मगलिंग का काम होता है और आपको इसके सबूत भी आपको दिए जाएंगे। और आपको दूसरी बात बताऊं, ये विधायक शराब बिचवाने का काम भी करता है और आप देख सकते हैं कि आप पूरे जिला में जाके किसी भी पंचायत में आप चले जाएं, शराब सरेआम बिकता है। जिस शराब को बेचना अवैध है, जो नीतीश कुमार का प्रमुख एजेंडा था, उसी को उसका विधायक रोकने में कामयाब नहीं है। तो इन सब बातों को ध्यान रखना है, मतदान के समय इन बातों को ध्यान रखते हुए आपको मतदान करना है। शिक्षा की व्यवस्था पूरी तरह चरमरा चुकी है। आज किसी भी स्कूल में आप जाएं, उसकी बिल्डिंग ऐसी स्थिति में नहीं है, कई बिल्डिंग तो गिरने की स्थिति में है, जिसके मैं पिक्चर लगातार आपको अपलोड करता रहा हूँ। बारिश के मौसम में बारिश, आपने देखा झंडोत्तोलन के समय 15 अगस्त के दिन शिक्षकों ने बर्तन भर पानी में जा जाके झंडोत्तोलन का काम किया है। ये सब स्थिति बताती है, परिस्थिति बताती है कि किस तरह शिवहर के हालात हैं। और एक बात और आपको बताऊं, कोरोना पीरियड में ये विधायक निकल के कहीं गया नहीं था, किसी
की हालत इसने नहीं पूछी थी। इसे एक ही बात का घमंड था, मेरे पास पैसा है और पैसे से मैं वोटरों को खरीद लूँगा। तो आपको ये बता देना है, आपको इस विधायक को जता देना है कि ये वोटर बिकने वाला नहीं, तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम मुझसे मेरा अधिकार खरीद सको। ये आपको जताना इस बार आपका काम है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस पूरे कोरोना कालखंड में इसने किसी भी शिवरवासी का हाल-चाल नहीं पूछा, कहीं बाहर निकल के नहीं गया, कहीं दवा का छिड़काव नहीं किया, कई लोगों से उसकी स्थिति के बारे में कोई जानकारी नहीं ली। शिक्षा का हाल आपको बता ही दिया क्या बदतर है, किस तरह से मिड डे मील में घोटाला चल रहा है, मिड डे मील में लाखों रुपए की लूट चल रही है, चाहे किसी भी ब्लॉक में, चाहे बीडीओ लूट रहा है, मिड डे मील में डीपीओ लूट रहा है और जो जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं, वो भी संलिप्त हैं भ्रष्टाचार में, लेकिन किसी को कोई पूछने वाला नहीं। इसका कारण, मुख्य कारण ये है कि ये जाहिल है। ये विधायक जाहिल है और इस विधायक को शिक्षा की अहमियत का पता नहीं। इसकी जाहिलता के कारण इसको ये पता ही नहीं कि शिक्षा का क्या महत्व है। तो आपको शिक्षित उम्मीदवार को चुनना है और ऐसे उम्मीदवार को नहीं चुनना। आपका मैंने इनका एक वीडियो अपलोड किया था, आपने देखा होगा किस तरह ये झूल-झूल के पढ़ता है, इसको सिग्नेचर करने में कितना देर लगता है। ये बात जाहिर करता है कि ये व्यक्ति विधानसभा में जाके क्या आपके हक के लिए आवाज उठाता होगा? आपने इसको कहीं भी किसी भी स्टेज से भाषण देते आज तक सुना है? नहीं सुना होगा आपने। तो आप ऐसे विधायक से उम्मीद करते हैं कि ये विधानसभा में जाकर आपके हक और हुकूक के लिए आवाज उठाता होगा? कतई नहीं, और इससे उम्मीद भी ना करें और इसलिए इसको इस बार हार का मुँह दिखाना ये आपका फर्ज है और आपको ये साबित कर देना है और इसके घमंड को तोड़ देना है कि आप बिकने वाले नहीं हैं और आपका अधिकार खरीदने की क्षमता आपके अंदर नहीं है दोस्तों। ये बात साबित करने की ज़िम्मेदारी इस बार आपकी है। मैं लगातार प्रयत्नशील हूँ इस बात के लिए, आपको बताने के लिए कि किसको नहीं चुनना है, किसको चुनना है, ये आपका अधिकार है और आपके अधिकार को खरीदने की इसकी औकात नहीं है, ये बताना भी आपका फर्ज है, आपका कर्तव्य है और इस बार आप ये अपना कर्तव्य बखूबी निभाएँगे। शिवहर की जनता इस बार अपना फर्ज बखूबी निभाएगी, ये मेरा पूरा विश्वास है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, किसी भी आप खासकर सदर हॉस्पिटल की स्थिति जाके देखें, रिसेप्शन खाली मिलेगा, वहाँ कोई भी व्यक्ति उपलब्ध नहीं है, डॉक्टर 1 या 2 उपलब्ध होंगे। एक्स-रे मशीन काम करते हुए भी वहाँ के जो कर्मचारी हैं, वो आपको एक्स-रे करने से मना कर देंगे। वहाँ के सारे सिस्टम ठप पड़ा हुआ है, कोई भी ज़रा-सा सीरियस पोज़ीशन हो, आपको तुरंत रेफर कर दिया जाता है एसकेएमसीएच, श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल मुजफ्फरपुर। तो आखिर ये किस बात के लिए इस हॉस्पिटल को बनाया गया? इन सब को देखने की ज़िम्मेदारी किसकी थी? इस हॉस्पिटल को सुचारू रूप से चलाने की ज़िम्मेदारी किसकी थी? ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ। ये इस विधायक की ज़िम्मेदारी थी या नहीं थी? आप लोग बताइए। तो इस विधायक की ज़िम्मेदारी अगर इस हॉस्पिटल को ठीक करने की थी, इस हॉस्पिटल को सुचारू रूप से चलाने की थी, तो ये फिर अपने फर्ज क्यों नहीं निभाया? और जब ये अपना फर्ज निभाने में फेल हुआ है, जब ये अपने फर्ज को नहीं निभा पाया है, तो ये आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि इसको इस इलेक्शन में भी आप फेल कराएँ। दोस्तों, आप स्वास्थ्य उपकेंद्र आप गाँव में जाके देखें, क्या किसी स्वास्थ्य उपकेंद्र पर कोई भी नर्स या डॉक्टर समय पे पहुँचता है? क्या वो सुचारू रूप से चलता है? क्या वहाँ दवाइयाँ सुचारू रूप से उपलब्ध होती हैं? हरगिज़ नहीं उपलब्ध होती है। आप पेंशन में जाके देखें, पेंशन में किस तरह से भ्रष्टाचार है, पेंशन योजना ठीक से नहीं चलाई जा रही है। आपको बताया मैंने, आवास योजना तो इनकी पूरी सुचारू रूप से नहीं चल रही थी, जिसकी वजह से हार कर डीएम को जब ऊपर से ऑर्डर आया कि आपको जितना इंदिरा आवास योजना बाँटना है, आप बाँटने में सफल नहीं हुए, तो बीडीओ की जब इनकी सैलरी रोकी गई, तब इनको आँख खुला और जब इनको सैलरी रोकी गई और इन्हें जब बाध्य किया गया कि आप समय से इसे बाँटें, तभी जो है आप को किस सैलरी दी जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि फ्री में अगर कोई चीज़ मिल रहा हो, बावजूद उसके वो फ्री में लेने वाले लोग उपलब्ध नहीं है, तो ज़रूर इसमें कोई ना कोई घोटाला है और इसमें दाल ही काला है। आप इन चीज़ों को ध्यान में रखिए। भ्रष्टाचार किस तरह से व्याप्त है पूरे शिवहर में। बहुत सारी बातें हैं आपको कहने के लिए, मैं इतने भ्रष्टाचार के मुद्दे को कहाँ से लाऊँ? इतने भ्रष्टाचार के मुद्दों को वो मुद्दे तो बहुत हैं, अगर आप सबको बताने लगूँ तो शायद समय बहुत ज़्यादा निकल जाएगा। अब रही बात कि आपके पास और किसको नहीं चुने, उसमें एक बात और आता है, ये तो सरफुद्दीन है ही जिसको नहीं चुनना है। दूसरा विजय पांडे। विजय पांडे के बारे में मैं आपको बताऊँ, संजय पांडे की हत्या हुई थी सन 2013 में। संजय पांडे की हत्या शिवहर में हुई और उसी का भाई है ये विजय पांडे। संजय पांडे की हत्या सिर्फ इस बात के लिए हुई थी
कि वो अध्यक्ष नहीं बनने दे रहा था, वो खुद ही अध्यक्ष बनना चाहता था और किसी व्यक्ति का मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, वो अध्यक्ष नहीं बनने देना चाह रहा था। इस वजह से उसकी हत्या करा दी गई और उस हत्या में बहुत लोग संलिप्त हैं, जो आप बहुत अच्छी तरह जानते भी हैं, उन लोगों के नाम चर्चा में भी है। उन लोगों से बाद में इन लोगों ने हाथ मिला लिया। इस विजय पांडे ने हाथ मिला लिया नगर पंचायत के लोगों से। इसने कहा कि मैं उसको अध्यक्ष नहीं बनने दूंगा, अंशुमान नंदन सिंह को। बाद में अंशुमान नंदन सिंह के हाथ मिला लिया और पैसे पर ये इंसान बिक गया। तो जो व्यक्ति अपना जमीन बेच सकता है, जो व्यक्ति पद के लिए अपना जमीन बेच सकता है, जो व्यक्ति पद के लिए अपने भाई के हत्यारे से हाथ मिला सकता है, जो व्यक्ति पैसे पे बिक सकता है, वो क्या शिवहर को नहीं बेच देगा? वो कभी भी शिवहर को बेच सकता है। और आपने पिछले 3-4 सालों में शिवहर की स्थिति आपने देख ली है कि क्या है शिवहर की स्थिति। ये वहां पे वार्ड मेंबर भी है और उस नगर पंचायत में ये अच्छे पद पे भी है, बावजूद इसके घोटाला आप देख ही रहे हैं नगर पंचायत में किस तरह से घोटाला में इसकी संलिप्तता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, किसी पार्टी या दल में ना पड़ते हुए व्यक्ति विशेष को भी देखना जरूरी है। पार्टी या दल को देखना तो जरूरी है, मैं उस बात पे भी आऊंगा, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है आप व्यक्ति विशेष को देखें, क्योंकि पार्टी और दल तो समय समय पे बदलने का काम करती है, लेकिन व्यक्ति विशेष अगर चरित्रवान होगा, व्यक्ति विशेष अगर ईमानदार होगा, तो आपके साख को वो खतरे में नहीं डालेगा। वो शिवहर के विकास को ध्यान में जरूर रखेगा, शिवहर के लोगों के विश्वास को तोड़ने का काम नहीं करेगा। बट इस विजय पांडे ने सबके सामने, आपके सामने है पूरे विजय पांडे की जिंदगी, किस तरह इसने दुश्मनों से, अपने भाई के हत्यारों से हाथ मिलाने का काम किया, किस तरह से पैसों पर अपने जमीन को बेच दिया। तो ये व्यक्ति पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है, तो इसलिए ऐसे व्यक्ति को नहीं चुनना आपका फर्ज है। बात बाकी आप जिसको भी चुने, अपना मतदान किसी को भी दें, यह आपकी स्वेच्छा है, ये आपकी इच्छा है। मैं सिर्फ आपको इतना ही कहना चाहता हूं कि आप ऐसे व्यक्ति को चुने जिसमें इतना जज्बा हो, जिसमें जिसके खून में इतनी वाल हो कि शिवहर से, और जो ये आपसे वादा करता हो कि शिवहर से भ्रष्टाचार को हम जड़ से मिटाकर हटाने का काम करेंगे। जो आपसे ये वादा करता हो कि जितने भी शिक्षा केंद्र हैं, जितने भी स्कूल्स हैं, उसको सुचारू रूप से चलाएंगे। जो आपसे वादा करता हूं इस स्वास्थ्य केंद्र जितने भी हैं वो सुचारू रूप से चलेगा और शिवहर सदर अस्पताल से कोई भी व्यक्ति एसकेएमसीएच में रेफर नहीं किया जाएगा, उसको वोट देना है। वोट उसको देना है जो ये वादा करे कि आपकी आवास योजना में आपको 1 रुपए की दलाली नहीं देनी पड़ेगी, किसी भी सरकारी योजना में आपको 1 रुपए का रिश्वत नहीं लगेगा। जो आपसे ये वादा करे कि केंद्र सरकार या राज्य सरकार की जो भी योजनाएं हैं वो रिश्वतखोरी के बगैर आपको उपलब्ध कराई जाएगी और आसानी से उपलब्ध कराई जाएगी। जो इतना जज्बा रखता हो कि अपने हक और आपके हक और हुकूक की आवाज विधानसभा में जाके उठा सकता हूं। साथ ही दोस्तों मैं आपको कहना चाहूंगा कि आप ऐसे व्यक्ति को मतदान करें जो ये आपको वादा करता हो कि शिवहर में अगले 5 साल के अंदर रेल ले आके खड़ा कर देने की जिम्मेदारी उसकी होगी। आपको ऐसे व्यक्ति को मतदान करना है जो ये वादा करता हो कि शिवहर में डिग्री कॉलेज सुचारू रूप से चलेगी। आपको ऐसे व्यक्ति को चुनना है जो औद्योगिक खोरी पाकर पुल का निर्माण करे। आपको बेलसंड में भी मैं कहना चाहूंगा ऐसे व्यक्ति को चुनना है जो कोलसमत पुल का निर्माण करके आने वाले 2-3 सालों के अंदर। मैं ये कहना चाहता हूं ऐसे व्यक्ति को चुनना है जो बेलवा की समस्या हमेशा के लिए दूर कर दे और शिवहर को पूर्वी चंपारण से जोड़ने का काम करे। तो आपको ऐसे व्यक्ति को चुन के लाना है जो ईमानदार है और जो ईमानदार हो और स्ट्रॉन्ग छवि वाले लोग हो, ऐसे व्यक्तियों को चुनने का काम करना है। और इस जाहिल विधायक को हार का मुंह दिखाना है क्योंकि इसे घमंड भी बहुत है और ये जनता को कुछ समझने का काम नहीं करता। और मैं इसी पर एक शेर कहना चाहूंगा, विरासत से तय नहीं होते सियासत के फैसले, ये तो आपकी उड़ान तय करेगी आसमान किसका है। तो दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहता हूं कुछ ऐसे व्यक्तित्व हैं आपके शिवहर में प्रत्याशी जो ईमानदार हैं। ठीक है, मैं मानता हूं
कि उनके और भी लोग रहे होंगे पीछे पास्ट में, मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूं, मैं वर्तमान में रहना चाहता हूं। ऐसे व्यक्ति को चुनने का काम करना है। देखिए टक्कर तो साफ है, साफ साफ आप समीकरण दिख रहा है शिवर में, किन दो व्यक्तियों के बीच में टक्कर चल रहा है। अब आपको ये तय करना है किसे वोट करना है। अभी ये हिंदू मुस्लिम का मुद्दा आपको नहीं बनाना है। अगर हिंदू मुस्लिम के मुद्दा में जाते हैं आप, तो विकास सालों पीछे रह जाएगा, जैसा कि पहले भी रहा है। आपने देखा 10 साल शिवहर में कुछ काम नहीं हुआ है, वो आप किसी से छुपा नहीं है। और अब और शिवहर में काम हो, विधायक अगर आपका स्ट्रांग होगा तो शिवहर में 100% काम होगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। और वैसे भी मैं आपको एक बात बता दूं, शिवहर में कोई भी एबीसीडी जीत के आएगा इस सरफुद्दीन के अलावा, क्योंकि सरफुद्दीन जाहिल है, ये तो कुछ लेके ही नहीं आता ऊपर से। इसके अलावा कोई भी आएगा तो मेरी जिम्मेदारी है उसे काम करा के देने की। तो दोस्तों मैं आपको 1 मिनट में फोन पे बात कर लो जरा, एक अर्जेंट फोन आ रहा है। हाँ हेलो। हाँ 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 ठीक ठीक। दोस्तों एक बात मैं भूल गया था, अभी मुझे अपने टेक्निकल टीम से बताने का आया कि एक ही परिवार में इसने 17 लाइसेंस लेने का काम किया है। मैं आपको बताऊं, एक ही परिवार में अपने नाम, अपनी पत्नी के नाम, इस विधायक के बारे में बता रहा हूं, इस विधायक ने अपने नाम, अपने परिवार के सारे सदस्यों के नाम कुल मिला के 17 लाइसेंस लिए हुए हैं। और इसके बाबत हमने आरटीआई में लगाया भी हुआ था, बट इसने जानबूझकर उस आरटीआई का जवाब नहीं दिया। दिलवाने दिया, फर्स्ट अपील लगाया, सेकंड अपील अब स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन में, राज्य सूचना आयोग में ये अब जा चुका है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि विधायक आतंकवादी है। इसने अपने घर में, आखिर मकसद क्या है 17 लाइसेंस होने का? 17 आर्म्स लाइसेंस है इसके घर में। मैंने आपको बताया इसने करोड़ों की प्रॉपर्टी जमा कर दी इतने 10 सालों के अंदर। कहां से ये आया? अभी तो इस साल का नॉमिनेशन हमने निकालना है, इस नॉमिनेशन में इसने कितनी प्रॉपर्टी दिखाई है ये हमें पता नहीं, लेकिन 30 लाख प्रॉपर्टी का मालिक तो 2010 में था, वो 2015 में लगभग 4 करोड़ की प्रॉपर्टी का मालिक हो जाता है। ये 4 करोड़, मैं चल संपत्ति की बात कर रहा हूं, सिर्फ चल संपत्ति, अचल का तो पता ही नहीं। सॉरी, अचल संपत्ति का बात कर रहा हूं, चल का तो पता ही नहीं। अभी चल संपत्ति इसकी कितनी पास है, अभी मैंने आपको बताया अंबा हाई स्कूल के सामने इसने 3 एकड़ जमीन लिखवाए है, और शिवहर नगर के अंदर, शहर के अंदर तो इसने पता नहीं कितने जमीन लिखवा रखे हैं, और कई बेनामी प्रॉपर्टी है इसके पास। और ये कमाई का अभी आपको बताया 2 करोड़ रुपए इसने ट्रांजैक्शन किए हैं, जिसके बाबत इसको इनकम टैक्स का नोटिस आया हुआ है, और ये इनकम टैक्स में अभी तक जवाब नहीं दे पाया। कई साल हो गए हैं इसको जवाब नहीं देता है, वहां रिश्वत खिला के किसी तरह अपनी बात को रोक के रखा हुआ है। उस बाबत भी हम आएंगे, उस पर भी कार्रवाई होगी। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, इस विधायक को इस बार हार का मुंह दिखाना यह आपकी जिम्मेदारी है। अगर आपने इस साल हार का मुंह नहीं दिखाया तो ये आपकी इज्जत के साथ भी खेलेगा, और आपका भविष्य और आपके बच्चों के भविष्य के साथ भी खेलने का काम करेगा। इसलिए इसको हराने की जिम्मेदारी इस साल आपकी है। दोस्तों मैं फिर वही दुष्यंत कुमार की कविता से अपने वाणी को विराम देना चाहूंगा। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलना चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी चाहत है कि सूरत बदलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी चाहत है कि सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही, तेरे सीने में ही सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। दोस्तों इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं। हो सकता है तो इस सप्ताह के बीच में फिर एक बार मैं चुनावी लाइव सीरीज आऊंगा, और आपके बीच चुनाव के समय मैं उपस्थित भी रहूंगा, आपके सहयोग के लिए, आपको चुनाव में सहयोग करने के लिए। इसी के साथ मैं विदा चाहता हूं। जय शिवहर, जय भारत, जय हिंद।